हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ डिस्कशन। 16 अप्रैल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है, आज जो आर्टिकल लिखा है वो बहुत ही वेल नोन लोगों ने लिखा है और अलग अलग एस्पेक्ट्स को टारगेट किया गया है कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाए रखा जा सकता है इस दौरान। जब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में, अगर दिल्ली का एग्जाम्पल लेकर के आर्टिकल लिखा गया है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे खैर अभी। और उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो इकोनॉमी पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो प्लीज़ गाइज, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें इन वीडियोस को जिनको पसंद आता है। व्यूज़ बढ़ने ज़रूरी हैं एज यू ऑल नो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने अलग अलग ग्रुप्स पर। आइए पहला आर्टिकल डिस्कस करें आज का। जीएस पेपर 3 में इसको आप मेंशन कर देंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप एक तरीके से समझ के रखें और उस एंगल से भी सोचने की कोशिश करेंगे। ये जो आर्टिकल लिखा है ये शशि थरूर साहब ने लिखा है, तो जाहिर तौर पर एक एंगल तो आपको क्लियर है कि ये जो पर्सनालिटी है ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो गवर्नमेंट को उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, ठीक है। तो उस सजेशंस को कैसे आगे गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड कर सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वेदर ऐप को चेक किया है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, आज अगर नहीं किया है तो आज ज़रूर कीजिएगा। आपके मोबाइल में एक वेदर एप्लीकेशन होता है, उसमें आप देखिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको दिखाया जाता है उसमें दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो गई है। जहाँ पहले जो एयर क्वालिटी था वो पुअर से सीवियर आपको दिखाई देता था, नॉट गुड, पुअर, सीवियर्स, ये सारी कैटेगरीज आपके फ़ोन्स में अलार्मिंग कंडीशन में होते थे, रेड जोन में होते थे। वहीं आज जब आप इस एनवायरनमेंट की कंडीशन को देखते हैं तो आपको एयर क्वालिटी फेयर नज़र आता है, गुड नज़र आता है, वेरी गुड नज़र आता है। तो इनका मानना है कि ये जो सिचुएशन में बदलाव आया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। हालांकि ये लॉकडाउन हमें बहुत एडवर्स कंडीशन में करना पड़ा है, वायरस से बचाने के लिए देश को ऐसा करना पड़ा है। लेकिन अभी जो ब्लू स्काई और क्लीन एयर हमें मिल रहा है इसको हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और इसके लिए हमें इस तरीके से आगे डेवलपमेंट करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। जाहिर तौर पर अभी भी आप एक सस्टेनेबल एग्जाम्पल ही देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना नीचे है और इसमें जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी फेयर नज़र आ रही है। तो हाउ कैन वी डू दैट? इन्होंने हालांकि एक सरकाज़म भी किया है बीच में कि 5 अप्रैल को जब मोदी जी का ये कॉल था सभी लोगों को कि लाइट जलाए जाएं, दिए जलाए जाएं, और तो उसमें लोगों ने क्या किया, फायर क्रैकर्स बर्स्ट किए थे। तो उस दिन को छोड़ करके अगर हम बाकी दिन को देखते हैं तो एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, दिल्ली की बहुत अच्छा रिकॉर्ड अभी तक चल रहा है। और इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या पॉइंट आउट किया गया है। तो देखिए, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं एयर पोल्यूशन में, अभी जो सबसे बड़ा खतरा बन करके है वो ये पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। हालांकि जो अदर गैसेस हैं वो भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब हम बात 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स की और 10 पार्टिकुलेट मैटर्स की करते हैं तो ये इतने टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू चले जाते हैं और फिर वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स है इनका कंसंट्रेशन भी काफ़ी हद तक कम हो गया है इन दिनों, बिकॉज एयर क्वालिटी अभी अच्छी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में भी कमी है। तो ये पूरा डाटा आपको दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अदर जगह पर जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर कुछ इमेजेस वगैरह रिवील हो रहे हैं जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो हिमालय है, मतलब हिमाचल से लेकर के पंजाब तक का जो पूरा रीजन है उसको आप बहुत ही क्लियर देख पा रहे हैं। ये सिचुएशन सिर्फ दिल्ली की नहीं है कि यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया है और वेदर बहुत अच्छी है, बल्कि ऑलमोस्ट जिस जिस रीजन में सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ करती थी वहाँ पर सभी जगह पर जो मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन होते हैं वो अभी सॉर्ट ऑफ स्मॉग फ्री हैं। तो एक अच्छी बात है। उसके बाद कुछ अदर रिसर्चर्स हैं, अब इसको हम कोविड-19 से अगर लेकर के कंपेयर करते हैं कि एयर पोल्यूशन का कोविड-19 से क्या ताल्लुकात है। देखिए, अगर आप लोगों ने सिम्टम्स को जाना है अब तक कि कोविड-19 से अफेक्टेड जो लोग हैं उनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो वो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा वो देखिए कैसे डैमेज हो जाता है, लंग डैमेज हो जाता है और उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली गेस कर पाएंगे कि एयर पोल्यूशन
कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है कोविड-19 को बढ़ावा देने में। और इसका बाकायदा लोगों ने एग्जाम्पल भी शो किया है रिसर्च में। कई सारे रिसर्च में बताया गया कि जो पीएम 2.5 का कंसंट्रेशन जिस जिस एरिया में ज़्यादा रहा है, वहाँ पर फैटेलिटीज रेट भी ज़्यादा रहे हैं। मतलब जहाँ पर एयर क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पर लोग ऐसे वायरस से जंग जीत रहे हैं, लेकिन जहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, वहाँ पर ये वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और इससे मृत्यु दर बढ़ गई है। तो ये आप देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन और रिसर्च आपके सामने आया है। तो यही सुझाव है गवर्नमेंट को कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मॉडरेट दिख रहा है, उसको आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और इसमें सर्स वगैरह का भी एग्जांपल लिया गया है। सर्स आपको याद होगा पहले 2003 में ये स्प्रेड हुआ था चाइना में ही। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एक तरीके का कोरोना वायरस ही था। और उस समय ये देखा गया था कि चाइना की एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर थी और उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान और इस वायरस का बहुत इम्पैक्ट उस रीजन में देखने को मिला था। तो फिर यहाँ पर नदर्न और साउदर्न पार्ट का कंपैरिजन है कि नदर्न पार्ट में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जो डेथ्स हुए हैं वो ज़्यादा रहे हैं। तो ये कुछ रिसर्च है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, जिसको कि ध्यान में रखना है अगर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कभी बनता है, या आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए, प्रीलिम्स में ही कंपैरेटिव पूछ लिया जाए कि एयर पोल्यूशन का क्या कोरिलेशन हो सकता है वायरस के स्प्रेड होने से या कोरोना वायरस से। तो you got to know. And severe exposure of foul air inevitably means the most of us have gradually developed weaker respiratory system. जब से इवन जो लोग दिल्ली में रहते हैं, आपने बहुत सारे रिसर्च में पढ़ा होगा कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं या कोई भी ऐसे जो पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं, उनकी जो लाइफ है एक्सपेक्टेंसी वो ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल जोन में रहते हैं। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत वीक हो चुका होता है। तो ऐसे में जब ऐसे कोई वायरस का अटैक होता है तो वो और ज़्यादा सिचुएशन को वर्स कर देता है। फिर कुछ और सिचुएशन कितना हॉर्फिक हो सकता है इसके रिगार्डिंग में कुछ स्टडीज़ बताई गई हैं। तो एक कोलकाता बेस्ड चितरंजन नेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट है, उनका ये फाइंडिंग है, जिन्होंने बताया कि की इंडिकेटर्स ऑफ रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड लंग फंक्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन दिल्ली बिटवीन 4 and 17 ईयर ऑफ एज वर मार्कली वर्स दैन द काउंटर पार्ट एल्सवेयर। दिल्ली में जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो छोटे बच्चे हैं, देखिए 4 साल से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका बहुत उनकी स्थिति बहुत बुरी है, बिकॉज बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन को वो डील करते हैं। उनका लंग बहुत डेली काफ़ी परेशान होता है और उसके जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। तो अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो बहुत ही कूल है। हाँ, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जाहिर सी बात है कूल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कोई एक ऐसा रास्ता ज़रूर हो सकता है जो इसके बीच का हो। तो आइए हम देखते हैं कि क्या रास्ता हो सकता है जो इसके बीच का हो। अगर हम पोल्यूशन नहीं करें तो क्या हमारी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती है? क्या हम अपना जीविकोपार्जन नहीं ला सकते हैं? तो उसके बारे में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम कैसे ड्रिवन कर सकते हैं उसको इन्होंने बताया है। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अ पार्ट ऑफ द आंसर। ऑब्वियसली आपको एनर्जी में आप देखिए जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह होता है वो कहाँ पर हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है, खास करके जो क्रूड ऑयल है उसका इस्तेमाल करने से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी को ले आते हैं तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, मस्ट टेक। इन्होंने इनको सजेशन दिया है। उसके बाद जो एमपीज़ हैं, कंसर्न एमपीज़ हैं, चुन करके आते हैं, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका कहना है कि भाई अगर आप पॉल्यूशन के लिए अपना एक मोर्चा उठाते हैं और अपने लोगों को अपने असेंबली में अपनी जगह पर लोगों को अवेयर करते हैं कि एयर पोल्यूशन ना किया जाए, पुअर एयर को ठीक करने के लिए आप काम करते हैं, तो इससे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान होगा, बिकॉज इससे कोई सीट ना तो जीती जा सकती है और ना ही हारी जा सकती है। हाँ, लेकिन यह है कि आगे चल कर के जीतना ज़रूर संभव हो सकता है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल विल है, उसको रीजनल लेवल पर भी इन्हांस करने की ज़रूरत है अगर हम इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी कंट्री में लाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से ये लॉकडाउन पुअर एयर क्वालिटी के साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है, आप देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सिचुएशन इतना नॉर्मल है, गाड़ियाँ नहीं चल रही, इंडस्ट्रीज बंद हैं, कोई सोर्स ही नहीं है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हो।
अब वायरस है वो तो सीधा ही अफेक्ट कर रहा है लोगों को, लेकिन पॉल्यूशन का जितने भी सोर्स होते हैं वो सारे ही बंद हैं। तो इसलिए एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है इस वक्त। तो ऐसे कई ऑप्शंस हैं जिस पर सरकार प्रायोरिटी दे सकती है। टॉक्सिक एयर को खत्म करने के और जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको सरकार अपने पूरे एजेंडा में, फ्रेमवर्क में लेके आ सकती है। सोशियो इकोनॉमिक क्लास को ज़रूर ध्यान में रखना है और सस्टेनेबल मैनर में अगर हम आगे चलते हैं तो इट विल हेल्प टू ऑल। अगला आर्टिकल देखिए कितने लोगों ने लिखा है, और ये हम पहले ऐड कर देंगे जीएस पेपर 3 में। सोशल जस्टिस में आ जाएगा, लॉन्ग हॉल स्पेंड वाइजली बट डोंट स्किप ऑन ट्रूली नीडी। यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है अमृत सेन साहब ने, अभिजीत बैनर्जी एंड रघुराम राजन जी। आप सभी का नाम जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या हो सकता है, क्या हो रहा है ये तो आपको पता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं गरीब लोगों की, जिनके पास अभी खाने को अनाज नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है, बहुत लार्ज लेवल पर उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं कि उन तक अनाज को पहुंचाया जा सके, उन तक पैसे को पहुंचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इंडिया में इस वक्त, कंसर्न ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जो इंटरमीडियरीज पीपल हैं, जो बीच के लोग हैं, वो सारा सिस्टम खराब कर दें। यानी कि जो लार्ज स्केल ट्रांसफ़र है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर इन गरीब लोगों का क्या होगा। और दूसरी तरफ जो रिच लोग अपना टैक्स पे कर रहे हैं उनके एक्सपेंस को अगर कोई गलत इंसान गलत हाथों में चला जाए तो उसका भी पूरा पूरा नुकसान आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ कंसर्न्स हैं जिनको रेज किया गया है और उसको एड्रेस करने की हम कोशिश कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ऑब्वियसली इस लॉकडाउन की वजह से जो एडवर्स कंडीशन है वो आपको पता है, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो गए हैं। जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके खाने पर भी आफत आ चुकी है। ह्यूज नंबर ऑफ पीपल विल बी पुश्ड इनटू द डाई पॉवर्टी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टारवेशन पॉवर्टी से आज लड़ रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। कैसे इतने लोगों को हम लिफ्ट कर पाते हैं स्टार्वेशन की कंडीशन से और उन तक फूड अवेलेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया है, आपको बहुत अच्छे से पता है। कुछ जो फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए ये सब हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन हम रिवीजन के तौर पर देखेंगे बिकॉज आर्टिकल लिखते वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत होती है हर किसी को। तो आपको पता है, अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि लोगों को अनाज देना है तो कहाँ से अनाज दें, सरकार के पास जो एक बड़ा स्टॉक है वो कहाँ पर है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। अब आपको याद आ गया होगा कि 3 गुना ज़्यादा अनाज सरकार वहाँ पर रखे हुए है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। जो अभी प्रेजेंट में मार्च 2020 का जो डाटा है उसमें 77 मिलियन टन फूड ग्रेन्स स्टॉक अवेलेबल है, बफर स्टॉक अवेलेबल है। और आगे रबी क्रॉप को और मिलने वाला है, वहाँ से भी और फसलें आने वाली हैं बिकॉज बहुत अच्छा प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया गया है। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन की वजह से जो फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, जाहिर तौर पर मार्केट पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है, तो कैसे गवर्नमेंट फार्मर से डायरेक्ट ले सकती है उनके फूड ग्रेन्स को, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। आज का अगर आप न्यूज़ देखेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि जो एपीएमसी एक्ट है उसको रिलैक्स किया जाए। और कल के आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया था कि एपीएमसी एक्ट जो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्ट होता है, इसमें मार्केट और फार्मर के तालमेल को हम देखते हैं, उस चीज़ को रिलैक्स करने की बात चल रही है। तो इन शॉर्ट ये है कि फूड ग्रेन्स अभी सरकार के पास भी अवेलेबल है, कंट्री में भी अवेलेबल है, फार्मर से उन फूड ग्रेन्स को ले सकती है सरकार और लोगों तक पहुंचा सकती है। नाउ द थिंग इज कि सरकार ने पहले भी फैसला किया हुआ है कि 5 किलो पर पर्सन पर मंथ 3 महीने तक जो गरीब लोग हैं उनको पहुंचाए जाएंगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, जब आप ये पता करेंगे कि कौन गरीब है, किनको खाने को नहीं मिल रहा, किनके पास समस्याएं हैं, तो आप फिर से किसी डॉक्यूमेंटेशन में उलझ करके रह जाएंगे। आप लोगों का राशन कार्ड मांगेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड, झारखंड के बारे में डिस्कस भी किया था पहले। 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनका एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसको क्लियर क्यों नहीं किया गया है? ऑब्वियसली उसमें कुछ जो भी ऑफिशियल वर्क्स हैं वो चल रहे हैं,
जो लोग ऑफिशियल्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होते हैं, उनको जाके पता करना होता है, वेरीफाई करना होता है, वो भी गलत तरीके से राशन कार्ड अवेलेबल करवा नहीं सकते। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, ये तो ऑफिशियल प्रॉब्लम है, या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लोगों ने मान लीजिए बनवाया नहीं है, माइग्रेंट लेबरर्स बाहर काम करने चले गए हैं, नाम नहीं है उनका राशन कार्ड में। तो क्या ऐसे लोग गरीब नहीं हैं? क्या ऐसे लोगों को पैसे और अनाज नहीं मिलने चाहिए? तो मेन कंसर्न ये है यहाँ पर सरकार का कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे बेनिफिशरीज को, सो दैट हर किसी को यहाँ पर जो मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल हेल्प है वो किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल्स वंस रिकॉग्नाइज्ड हैज अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस कैसे और कितना हो। Government should use every means at its disposal to make sure that no one is starving। पहला जो की रूल होना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा आपको यहाँ पे देख लीजिए, कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एम होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिंग द पीडीएस एज डिस्कस। पीडीएस को और एक्सपेंड किया जाना चाहिए। एक्सपेंड किया जाना चाहिए मतलब आप एक तो पीडीएस के तौर पर लोगों को अनाज दे रहे हैं, उसको आप एक्सपेंड कीजिए, कुछ उसमें और तरीके निकालिए बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने का। और दूसरा, आप पब्लिक कैंटीन भी चला सकते हैं, और आपको चलाना चाहिए। किनके लिए? जो माइग्रेंट्स हैं, जो अदर लोग हैं, उनके लिए क्या चलना चाहिए? पब्लिक कैंटीन चलना चाहिए। Sending the equivalent of school meal to the home of the children who are now stuck at home। जो बच्चे घर पर रह गए हैं, मिड डे मील में वो खाना खाते थे, उनका क्या होगा? तो आप उन तक, उनके घरों तक पहुंचाइए खाना। उसके लिए आप एनजीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्वयं सेवक समूह हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आंगनबाड़ी सेविका आशा है उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन शॉर्ट बस ये जो एम है, टारगेट है कि स्कूल मील्स को घरों तक, बच्चों तक पहुंचाना, ताकि जो हमारा उद्देश्य है न्यूट्रिशंस को अवेलेबल करवाने का, पॉवर्टी हंगर को ख़त्म करने का, वो हम पूरा कर सकें साथ साथ में। दूसरा, starvation is just one of the barrier and unexpected loss of income saving can have serious consequences। starvation तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा है कि जो इनकम का नुकसान हो रहा है, लोग सेविंग्स ही तो खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सेविंग्स था, अभी कहीं से कोई आमदनी नहीं हो रही, कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो वो अपने सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं। अब उसका एक अलग कॉन्सिक्वेंस होगा, उसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। फार्मर को पैसे चाहिए सो दैट वो अगले फसल के लिए सीड्स खरीद सकें, फर्टिलाइजर्स खरीद सकें, उसके बाद नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन में वो अपने लिए यूज़ कर सकें। शॉपकीपर्स को हैज़ टू डिसाइड हाउ दे विल फील देयर सेल्स अगेन। कैसे फिल करें? वो जो दुकानदार है, उन्होंने एक बार अपना सामान बेच दिया, और वो सामान उन्होंने कैसे बेचा? जो पहले वो खरीद करके लाए थे उसमें उनका इनकम लगा था। अगली बार अब उनको कैसे वो पूरे अपने सेल्स को फिल करेंगे? तो उसके लिए जो कंसर्न है, इन सब बातों पर भी गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। एक तो लोग जो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं कि हाँ, उनको वो गरीबी से लड़ रहे हैं, उनके उनके पास खाने के लिए नहीं है, या उनको सामान नहीं मिल पा रहा। और एक वो जो इनविजिबल लोग हैं, जो अभी तो नहीं है बट आगे कुछ समय के बाद उनकी स्थिति खराब होने वाली है। तो हर चीज़ को गवर्नमेंट को यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आगे दिए गए हैं कि इसमें कैश ट्रांसफ़र एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ग्रुप्स को सर्टेनली आइडेंटिफाई करके कैश ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। सिर्फ फार्मर नहीं, बल्कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? और जो जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, वहाँ पर काम रुका हुआ है, तो उनका क्या होगा? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। आप जन आरोग्य, उज्ज्वला योजना, मनरेगा, इनके तहत जो लोग आपके पास रजिस्टर्ड हैं, जो इनके तहत काम करते हैं, आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट 5000 रुपीज़ कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके जनधन अकाउंट में, सो दैट जो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरी कर सकें। और ये सरकार का एक अच्छा कदम, पहला कदम हो सकता है। रिकॉग्नाइज दैट नन ऑफ दीज लिस्ट आर परफेक्ट। रिसेंट वर्क ऑफ द, कुछ लोगों ने कुछ काम किए हैं, जैसे कि जो गैप्स रह गए हैं जनधन आधार मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर में या अदर जनधन अकाउंट खुलवाने में, तो उन गैप्स को भी रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। एंड एज पार्ट ऑफ द कमिटमेंट
टू नॉट मिस द नीडी, जो नीडी लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि जो बेस्ट पॉसिबल फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर वही इम्प्लीमेंट करने वाले, डायरेक्ट सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट तो जाकर के बांटेगी नहीं सामान। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ कोऑपरेशन करके, और अभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है देखिए, और ना ही तो किसी को कुछ ब्लेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वायरस है और उसका स्प्रेड, हाँ हम रोकने में ज़रूर काम कर सकते हैं, बट इसके जिस तरीके से ये फैल रहा है या इसके सिम्टम्स हैं उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो जो अच्छा तरीका है वो है इससे कैसे बचा जा सकता है, और यहाँ पर कोऑपरेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्होंने बताई है। अगला आर्टिकल हम एक्सप्लेन का डिस्कस कर रहे हैं, MK4, व्हाट आर MK54 टॉर्पेडोज, AGM-84L हार्पून मिसाइल। यूएस ने क्लियर कर दिया है इसके सेल को इंडिया को, तो ये यूएस से इंडिया खरीद रहा है, याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। यूएस के डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉरेन मिलिट्री सेल्स टू इंडिया ऑफ 16 MK54। ये जो टॉर्पीडो है 16 टॉर्पीडोज लाइट वेट टॉर्पीडो हैं जिसको कि भारत में मंगवाया जा रहा है। तो डिफेंस के सेक्टर में आप इसको याद रख सकते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि MK54 टॉर्पीडो बिलोंग्स टू, या इंडिया ने कहाँ से खरीदा है। तो याद रखिएगा यूएस के साथ ये इंडिया का एग्रीमेंट है। और कुछ अदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में जान लेते हैं हम। इंडियाज नेवी बोइंग P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, और ये क्या होता है इसको देखते हैं। द लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर एंड इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निशन मिशन, ये है P-8, और यहीं पर इंडिया में इसको P-81 कहा जाता है। तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको वहाँ पर बता पाएँ। इंडिया हैज़ करंटली हैज़ 8 ऑफ दीज एयरक्राफ्ट शेड्यूल्ड टू रिसीव 4 मोर बाय 2022। 2022 तक हम और भी चीज़ें, इक्विपमेंट्स वगैरह मंगा रहे हैं, डिलीवरी हो जाएगी भारत में। और ये आपको याद रखना है P-81 एयरक्राफ्ट के बारे में भी, और ये जो MK54 टॉर्पीडोज है ये भी। आई करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। मीजल्स, आपको पता होगा मीजल्स एक कॉन्टिग्यूस वायरल डिजीज़ है, याद रखिएगा। वहाँ पर बैक्टीरिया का ऑप्शन आ सकता है, फंगई का ऑप्शन आ सकता है, बट ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा होता है और डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है। और इसकी खास बात क्या है कि इसका वैक्सीन अवेलेबल है। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन, तब भी बच्चों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द मीजल्स। कैसे स्प्रेड होता है? ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज, माउथ, थ्रोट, इन्फेक्टेड डिजीज़ है, याद रखिएगा। एक दूसरे में फैलता है, और जो नोज माउथ इनके थ्रू फैलता है। सीवियर मिजल्स इज मोर लाइकली अमंग द पोअरली नरिश्ड यंग चिल्ड्रन, तो ऐसे बच्चे जिनमें कि न्यूट्रिशंस की कमी है, खास करके विटामिन ए, याद रखेगा। अगर विटामिन ए की कमी है और इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो वहाँ पर ऐसे डिजीज़ जो हैं वो डायरेक्ट असर करते हैं। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान, इसके अकॉर्डिंगली मीजल्स और रुबेला हैज़ टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन इन 5 WHO रीजन बाय 2020। 2020 तक का टारगेट है कि इसमें मीजल्स रुबेला को 5 जगह से ख़त्म किया जाएगा। लेट अस सी कितना हो पाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रेशियस कमेंट्स भेजते रहें। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टारिंग।